चाहे आपके पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले बोलते हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये नरसिंह ग्रेवाल स्टेज से पिछले 19 साल 3 महीने के अनुभव से बोल रहा है, तेरे अंदर दम है, सारे डायमंड बन सकते हो, लेकिन सोच बड़ी करनी पड़ेगी। छोटा हाथी होता है तो भी वो चैन नहीं तोड़ पाता, लेकिन बड़ा होने के बाद उसके अंदर कीमत होती है कि नहीं होती है? आप और हम छोटे हाथी थे, चैन नहीं तोड़ पा रहे थे, लेकिन हम बड़े बन गए शेप शॉप की वजह से। अभी चैन चाहे तो तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? दोस्तों, जीरो से स्टार्ट करके टीम में आज करीब 60 लाख लोगों की टीम हो चुकी है मेरी पूरे इंडिया में। और मेरी शुरुआत कैसे हुई थी मैं जरूर जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। देखना चाहेंगे? 435 एमएच आगरा में मैं पोस्टेड था, मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा में, और 435 का मेरा पहला चेक आया था। 435, फिर 1000 का भी आया, 2000 का भी आया, 3000 का भी आया, 4000 का भी आया। हर मीटिंग में जाना शुरू किया और मीटिंग में सीखना शुरू किया। और मीटिंग में भाई साहब कोई जाता नहीं है, लेके जाया जाता है। कोई भी गाड़ी को सर्विस की जरूरत है वो अपने आप चली जाती है, ले जानी पड़ती है। और अगर खराब होगी गाड़ी तो टोचन करके लेके जानी पड़ती है। या सुनो, तो मुझे तो टोचन करके ले जाया गया था पहले प्रोग्राम में। कैसे हुआ जानना चाहते हो? मेरे अपलाइन ने बोला दिल्ली में प्रोग्राम में चलना है। मैं बोला सर मैं क्या करूंगा, आप जाके आओ। बोला वहां पे बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। मैं बोला आप सीख के आओ, मेरे को बता देना क्या सीख के आए थे। बोला वहां विजन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे मैं बोला मैं मोटिवेशन को, विजन को चाटूंगा, मेरे को मालूम है इसमें क्या करना होता है। बोला क्या? मैं बोला 200 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में करो, 200 राइट में करो, 1000 का चेक मिल जाएगा। 400 कर दो तो 2000 का मिल जाएगा। इसमें और सीखना क्या है, बता क्या पीएचडी है इसमें? तो उन्होंने बोला नहीं ग्रेवाल जी, वहाँ डायरेक्टर से मिलने का मौका मिलेगा, और वहाँ पे हमारे जैन साहब से मौका मिलेगा, चतुर्वेदी साहब से मिलेगा, ये होगा ये होगा, और वहाँ पे विजन मिलेगा, ये करेगा ये करेगा। तो मैं कह रहा हूँ यार चल यार, चलना पड़ेगा तेरे को। तो मैंने सोचा ऐसे मानेगा नहीं, बहाना बढ़िया बनाता हूँ। एक मैंने बहुत बढ़िया सा बहाना निकाला, एकदम तर्कस में बहाने, जैसे तीर नहीं रखता है इंसान, ऐसे तर्कस में बहाने रखते हैं नए नए लोग। तो तर्कस में से एक बहाना निकाला। मैंने बोला सर कुछ दिन पहले मैं छुट्टी काट के आया था, मेरे को अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, आप जाके आओ। बोला डोंट वरी ग्रेवाल जी, हाथ मिलाओ। मैंने हाथ आगे किया। बोला प्रोग्राम संडे को है। तो अपलाइन तो बदमाश होते ही है। तो मैं बोला सर संडे को हो तो भी क्या हुआ, मैं तो ड्यूटी पर रहूँगा, ऑन ड्यूटी मैं छोड़ के नहीं जा सकता आगरा से दिल्ली। तो बोला ग्रेवाल जी आप सिपाही हो हवलदार? मैं कहा हवलदार। बोला सिपाही होते तो आपका पिठू लगा देते, क्यों गया बगैर पूछे? तू हवलदार हो गए, तेरी इतनी नहीं चलती 2-5 घंटे के लिए बाहर चला जाए? मैं बोला नहीं चलती तो है। बोला फिर चलती है तो चल। तो मैं बोला, मैंने फिर ये सोच के हाँ बोल दिया कि यार लोग बारात में भी ज़्यादा प्रेशर करने से चले जाते कि नहीं चलाते थे। तो बाराती की जगह मैंने हाँ बोल दी। मैं चल ठीक है, ये सोच लूँगा बारात में घूम के आ गए थे यार, क्या दिक्कत है। तो बोला ठीक है, कल सवेरे हम 5:45 बजे मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे, आगरा कैंट पे। मैं बोला ठीक है सर। तो मैं पहुँच गया टाइम पे, फौजी टाइम पे एकदम। तो जैसे ही मैं पहुँचा सर भी पहुँच गए, और सर मेरे को बोलते हैं, बोला ग्रेवाल जी। मैं बोला हाँ सर। बोला टिकट ले ली? अभी मैं उनके मुँह की तरफ देख रहा हूँ। बाराती कभी टिकट लेता है क्या? बाराती के लिए 2 ही फायदे होते हैं, बोर्डिंग और लॉजिंग फ्री रहती है उनके, आना जाना और खाना। ये सर ना। तो मैं बोला सर टिकट? बोला हाँ ले आ यार, मेरी भी ले आ, तेरी भी ले आ, मैं कर लूँगा, मैं बाइक खड़ी करके आता हूँ। मैं बोला पैसे तो ये दे ही देगा, ठीक है। मैं ले आया, उधर से वो बाइक खड़ी करके हम जाकर ट्रेन में बैठे। जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी उसी टाइम पे हम पहुँच गए। और जैसे बैठे थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगी। जैसे ही ट्रेन चली मैंने टिकट निकाला और इस उम्मीद से उनको तरफ टिकट दिया कि सर ये पकड़ो टिकट, बाकी आप समझते ही हो। तो उन्होंने देखी टिकट को, बोला 120 रुपये की है। उसने आपने 60 रुपये निकाले, बोला ये पकड़ मेरे 60 तेरे हो गए। मैं बोला यार ये बड़ा बेकार आदमी है, सवेरे सवेरे 60 का लगा दिया थूक है। 60 रुपये में हम पूरा महीना खर्चा चलाते, फौजी आदमी, सब कुछ फ्री का मिलता है, बिजली फ्री, पानी फ्री, खाना फ्री, चाय फ्री, ब्रेकफास्ट फ्री, नाश्ता फ्री, सब फ्री। सिर्फ बीवी घर से लेके जानी पड़ती है, बाकी सब फ्री रहता है वहाँ पर। अब पता ही है सबको, क्या इसमें नॉलेज में कोई नई जनरल नॉलेज थोड़ी है। तो वहाँ पे मैं बोला अच्छा बेकार आदमी है। फिर एक तो बात तो मेरे मन में ये आई,
मैं बोला यार ये यूपी का है, और मैंने सुना था कि यूपी के लोग थोड़े से टेढ़े होते हैं, हाँ? लेकिन सचमुच में देख आज रहा हूँ, देखो सवेरे सवेरे थूक लगा दिया। लेकिन आजकल मैं यूपी वालों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि भगवान राम भी यूपी से थे, भगवान कृष्ण भी यूपी से थे, तो उनकी रिस्पेक्ट करना बनता है कि नहीं बनता है? यस और नो? यूपी वालों को और कहानी सुना दो एक, हाँ? टाइम है? अच्छा, दो फौजी थे, उड़ीसा से चली ट्रेन, वो बंगाल होते हुए बिहार होते हुए उसको दिल्ली आना था, बीच में यूपी तो आएगी। तो जैसे ही ट्रेन चली तो दोनों ने दारू दूरू पी ली, अपनी लगा ली खोल के, और फौजी डब्बा था बंद था, बाकी कोई था नहीं, पर्दे वर्दे सब बंद। और बोलने लगा पहले वाला, बोला सुने भाई अभी बंगाल आ गया है। तो बोला यार तेरे को कैसे पता चला? अंदर अंदर ही कुछ घंटे चली थी ट्रेन। बोला मच्छी की चावल की खुशबू आ रही है, बाहर बेशक देख ले। वो देख के आया, सचमुच में बंगाल आ गया। फिर कुछ घंटे ट्रेन चली, 5-7 घंटे, तो फिर वो पैक बंदे ने और लगा दिए 2-4 पैक। बोलता बोला भाई पक्का बिहार आ गया है। बोला तेरे को कैसे पता चला? बोला सत्तू की लिट्टी चोखा की खुशबू आ रही है। तो गया, सचमुच में वो मिला। तो फिर कुछ घंटे ट्रेन और चली, और उसने बोला भाई लग रहा यूपी आ गई है। बोला क्या तेरे को कैसे पता चला अंदर बैठे बैठे? बोला भाई 2 मिनट पहले हाथ में घड़ी थी, अभी है ही नहीं। तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी था। आगरा एमएच से मैंने घड़ी बांधी, और एचएमटी की लाल गोल्डन कलर की घड़ी थी। उस दिन मैंने टी शर्ट पहन के और जनरल डब्बे में घुसने लगा। तो जनरल डब्बे में भाई साहब मैं तो घुस गया, लेकिन घड़ी नहीं घुस पाई। कोई बात नहीं। तो मैं उन दुखों को याद कर रहा था यूपी के बारे में, सही है। तो धीरे धीरे वो आ गई, मतलब निजामुद्दीन आ गया, कुछ बातचीत करते रहे, थोड़ा मैं दुख को भूल गया, 60 रुपये के दुख को। तो जैसे ही निजामुद्दीन पहुंचने वाले थे तो सर ने मेरे को बोला ग्रेवाल जी। मैं बोला यार ये जब भी ग्रेवाल जी बोलता है ना कुछ न कुछ गड़बड़ करता है, तो मैं तो बोला ही नहीं। तो उन्होंने हाथ लगा, बोला अरे ग्रेवाल जी कहाँ गुम हो गए? मैं कहीं नहीं सर, यहीं हूँ, बताओ। बोला ये बताओ अपन रेलवे स्टेशन से वेन्यू पे जाना है, कैसे चलेंगे? अरे मैं पूछ क्यों रहा है, डीटीसी बस से चलेंगे। बोला नहीं यार कार से चलते हैं। तो मैंने सोचा यार अगर मैं बोलूंगा ना बस से चलेंगे तो ये बस के भी 5 रुपए मेरे से दिलवाएगा। उस टाइम 5 रुपए लगते थे। तो मैंने सोचा अगर कार से चलेंगे तो कार के दिए देगा ही। मैंने मतलब नौकरी वाले की बुद्धि लगाई, एम्प्लॉयमेंटलिटी। मैंने बोला अपन तो फ्री के आइटम है, फ्री का सब चाहिए। तो मैंने बोला सर ठीक है कार में चलेंगे, और कार के पैसे मैंने सोचा यही देंगे। तो उन्होंने कार बुलाई, हम नीचे उतरे, कार बुलाई, कार में बैठे चले गए, वेन्यू पर पहुंच गए। जैसे वेन्यू पर पहुंचे तो पता नहीं ड्राइवर के कान में क्या बोला उन्होंने, और बोला ये पकड़ो मेरे 100 रुपये। बोला 100 रुपये ग्रेवाल जी से ले लो। अभी मैं उनकी तरफ देखूं, कभी कार के ड्राइवर की तरफ देखूं। बोला क्या बात हुई ग्रेवाल जी, हो 100 रुपये है नहीं क्या? मैं कहा है तो, लेकिन इस काम के लिए थोड़ी है भाई, अलग अलग काम के अलग अलग पैसे होते हैं कि नहीं होते? तो बोला है तो दे दो। और वो कार वाला भी जल्दी करने लगा, बोला भाई साहब दूसरी बुकिंग मिल जाएगी, मेरे को निकलने दो। तो मैंने उसको तो पकड़ा दिए, और एक बात मन में ठान ली कि आज तो फंस गया हूँ इसके, आज के बाद इसकी एक भी बात नहीं मानूंगा। और मैं बोला चलो सर अभी क्या दिखाना दिखा दो। सवेरे से 160 रुपये तो खर्च करवा दिए फालतू में। मेरे को तो आना ही नहीं था मीटिंग में, जबरदस्ती पकड़ के ला रहा। तो जैसे चलने लगे तो साइड में हरे राम हरे कृष्ण मंदिर था। तो उनको देख के मेरे को बोलने लगे ग्रेवाल जी। मैं तो बोला ही नहीं। फिर बोला ग्रेवाल जी। मैं बोला अभी बोलूंगा ही नहीं, इसको जब भी बोलता हूँ ना। तो बोला कंधे पे हाथ रखा, बोला सुन यार। मैं बोला हाँ सर। बोला सवेरे ब्रेकफास्ट तो किया नहीं होगा। मैं बोला सुनो सर, चाहे किया हो चाहे नहीं किया हो, फास्टिंग भी तो कोई चीज होती है, एक आध दिन भूखा भी रहना चाहिए पेट का। बोला यार ये मंदिर में प्रसाद ले लेते हैं। तो मैं बोला इसका मंदिर का प्रसाद भी पता नहीं कितने में पड़ेगा, भगवान जाने। मैं बोला आप पहले लेके दिखाओ। तो गए, उन्होंने प्रसाद लिया। जैसे उन्होंने प्रसाद लिया तो खा के आ गए। तो मेरे को पता लगा ये तो फ्री में है। तो जैसे ही पता लगा फ्री में है तो अपन नौकरी वाले बंदे, फिर तो अपने को भी जोश आ गया है। और मैं भी लग गया, 2-3 बार मैं लाइन लगा के अपना पेट पूजा करके मैं बोला चल अभी चलो, क्योंकि पहली बार सवेरे से लेके फ्री में अभी एक आइटम मिला किसी। मैं बोला अभी चलो सर क्या दिखाना दिखाओ। तो हॉल में लेके गए। हॉल में चारों तरफ से लोग खड़े हुए, खचाखच भरा हुआ। जैसे तैसे करके
हम साइड में खड़े हो गए और 2-3 बंदे सूसू के लिए गए तो उधर उनकी सीट पे घुस गए बाद में। सही है। तो उसके बाद मैं देखने लगा तो वहाँ पे हॉल में एक ही बात चल रही थी। सामने स्टेज से कई लोग बोल रहे थे, मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूँ, आर यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड, और लोग बोल रहे थे यस। वहाँ से स्टेज से बोल रहे थे आर यू एक्साइटेड, लोग बोल रहे थे यस। मैं बोला यार ऐसे हमारी फौज में तो होता नहीं कि बॉस बोले आर यू एक्साइटेड, हम बोले यस। मैं बोला कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो सीखनी चाहिए यहाँ से, और मैं सीखने के लिए ध्यान से पेन और डायरी लेके बैठ गया। उसी टाइम पे एक बंदा आया स्टेज पे, उसने बोला आई एम मिस्टर बी सिंह फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। बोला इंडियन एयरफोर्स से हूँ, मेरा नाम बी सिंह है, और बोला यहाँ पे मेरी टीम हो चुकी है 250 की, और मैंने 1.25 लाख रुपए यहाँ से कमाए हैं, और इस बिजनेस को सीख के किया जा सकता है। मैंने बोला वाह यार, 250 की टीम और 1.25 लाख कमा ली इसने, और इसको सीख के किया जा सकता है, बहुत बढ़िया। मैं रिलेट किया उससे, क्योंकि मैं भी आर्मी मेडिकल कोर में था। और उसके बाद फिर एक बंदा और आया, उसने बोला मेरी 800 की टीम है, मैंने 4 लाख रुपए कमा लिए, और इस बिजनेस को सीख के किया जा सकता है। मैं बोला वाह यार, 4 लाख भी कमा सकता है यहाँ से 1-1.5 साल में, और 4 लाख तो फौजी को 20 साल नौकरी करने के बाद मिलते थे, मेरे को 4 लाख तो मिले थे 20 साल नौकरी के बाद, 19 साल के बाद। और फिर एक बंदा और आया, उसने बोला मेरी 6400 की टीम है और मैंने यहाँ से 32 लाख रुपए कमाए हैं, इस काम को सीख के किया जा सकता है, और बोला अगले 1 साल के अंदर इस बिजनेस से मैं 1 करोड़पति बनकर दिखाऊंगा। और उसी टाइम पे मेरी 72,000 नाड़ियां और सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला ग्रेवाल, अगर इस काम को सीख के किया जा सकता है और अगर करोड़पति बना जा सकता है तो ग्रेवाल या ताली बजाने के लिए नहीं आया। बैठिए बैठिए, शाबाश, थैंक यू। और दोस्तों मैं बिल्कुल एक्साइटेड हो गया, और जैसे मीटिंग खत्म हुई मैं सर के पास पहुंचा, और सबसे पहले मैंने बोला सर थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने बोला किस लिए? मैं बोला मेरे को यहाँ पकड़ के लाने के लिए। बोला कोई बात नहीं टाइगर। मैंने बोला सर मेरी 2 रिक्वेस्ट है। बोला बताओ। वहाँ सर पहली रिक्वेस्ट ये है कि आज के बाद जब भी सेफसॉफ्ट कंपनी का, सक्सेस ऑफ सिस्टम का या अपलाइन का कोई भी प्रोग्राम होगा, मेरे से ये मत पूछना कि ग्रेवाल तू आएगा कि नहीं आएगा। मेरा नाम तो अगले, जब तक ये ग्रेवाल जिंदा है तब तक अगले सारे सालों के लिए परमानेंट लिख ले, कोई आए या नहीं आए ग्रेवाल पक्का आएगा, ग्रेवाल पक्का आएगा। यस और नो, यस और नो। और दूसरी बात मैंने बोला सर यहां मैं आने से मेरे अंतर चक्षु खुल गए हैं, अंतरात्मा जगी है। अगर मेरी अंतरात्मा यहां जगी है, अगर मुझे यहां पे टीएबी लगा है तो छोड़ूंगा मैं भी नहीं किसी को, अपने टीम वालों को पकड़ पकड़ के लाऊंगा, पकड़ पकड़ के लेके आऊंगा। यस और नो। और दोस्तों उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आज तक ग्रेवाल ने 19 साल और 5 महीने हो गए हैं, कभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो सेफसॉफ्ट का हो, ट्रिपल एस का हो, अपलाइन द्वारा प्रायोजित हो और उसमें ग्रेवाल नहीं गया हो। हर प्रोग्राम में गया है, हर प्रोग्राम में गया आज तक। और दोस्तों लगातार जाने लगे, और लगातार जाने का रिजल्ट ये आया, पहले हम सीखने के लिए जाते थे और आजकल हम अपने अनुभव बताने के लिए भी जाते हैं, और यहाँ से फिर धन लक्ष्मी की वर्षा होना शुरू हुई। क्योंकि जब हम कमिटेड हो जाते हैं और एक्शन लेना शुरू करते हैं और दिल से दिमाग से शुरू करते हैं। तनख्वाह मुझे 8,000 मिलती थी, और वहाँ से मेरा 1 महीने में सेफसॉफ्ट से आए 5600। तनख्वाह कितनी? 8,000। जहाँ मैं 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ तनख्वाह 56, वहाँ पे 8,000। और जहाँ पे मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ वहाँ पे कितनी इनकम? अगले महीने में, अगले में कितनी? 9,000। अगले में 9,100। जिनका मुंह ठीक है बोलो, और अगर नहीं बोलोगे मैं समझ जाऊंगा भाई साहब को तकलीफ आज। सही है। अगले महीने में कितना? 9,100। और हर बार प्लान में गए, हर बार ट्रेनिंग में गए। प्लान में क्यों जाता था? क्योंकि प्लान में बैनर लगाना, प्रोजेक्टर लगाना मेरा ही काम था। 8 महीने साइकिल पे ढोया, प्रोजेक्टर और सारे बैनर। सही है। कभी कभी हमारे साथ में रहते थे अर्जुन साहब, उनको पकड़ के लेके जाता था। मैं बोला ओए तंबी, कुछ तू पकड़ कुछ मैं पकड़ूंगा, चल साथ में। सही है। तो उनको पकड़ के लेके जाते थे और साथ में काम किया। अगले महीने में कितने? 32,000
अगले में 40,000। ये सुनो, और ऐसा नहीं है विरोध नहीं आया, विरोध भी आया। घर वालों ने भी मजे लिए और नए प्रोस्पेक्ट ने भी मजे लिए और रिश्तेदारों ने भी मजे लिए और साथियों ने भी मजे लिए। साथियों ने क्या मजे लिए बताऊं? जैसे मेरे चेक लगातार आने लगे हर हफ्ते में 2-4 हज़ार के, 5 हज़ार के, सब हल्ला मचाने लगे यूनिट में। अरे बोला ग्रेवाल पता नहीं क्या करता है, उसका चेक आ गया, चेक आ गया। उसको चेक को ऐसे उठा उठा घूम रहे। मैंने अपलाइन को फ़ोन किया, मैं बोला सर ये क्या नाटक है, ये लोग तो बड़े दुखी हो रहे हैं। क्योंकि साथियों की एक खासियत होती है, अगर मान लो कॉलेज में 6 साथी साथ में पढ़ रहे हैं, उन 6 में से अगर एक कोई फेल हो जाए तो थोड़ा दुख होता है, यस और नो? लेकिन अगर 6 में से कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाए तो साला बहुत दुख होता है। कसम से ऐसा दिल करता है इसको पीट डालो, यस और नो? यस और नो? तो दोस्त कोई आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता, आपको चाहता क्या? तो अपने दोस्तों ने नाटक किया तो मैंने अपलाइन को फ़ोन लगाया। मैं बोला सर दोस्त लोग सारे नाटक कर रहे हैं साथी। बोला डोंट वरी ग्रेवाल जी, अपलाइन ने तो अपलाइन के पास सारी चीज़ का सोल्यूशन होता है। बोला डोंट वरी ग्रेवाल जी, आप जाइए साइबर कैफे पर एड्रेस चेंज कर दो घर का। मैं फिर बोला चेक घर पे जाएगा और मैडम को बोलना खाते में जमा कर देगी। मैं बोला ठीक है सर। तो मैंने एड्रेस चेंज कर दिया, चेक घर पे जाने लगा। घर से फ़ोन आए, चेक आ रहे। मैं कोई बात नहीं, खाते में जमा करो, बाकी हम आके समझाएंगे, यस सर नो? तो जैसे ही मैं गया घर पे तो मेरे से पूछने लगी मैडम ये चेक काहे के आते हैं? तो मैंने बोला भाई मैं सरकारी नौकरी के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी है उसमें भी काम कर रहा हूँ और उसका कमीशन आता है। तो मैडम बोलती प्राइवेट कंपनी, एक बार दोबारा बोलना। मैं कहा हाँ प्राइवेट कंपनी। बोला प्राइवेट कंपनी? मैं बोला हाँ। बोला प्राइवेट कंपनी, सरकारी नौकरी करने भेजा था आपको या प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए भेजा था? मैं बोला सरकारी में। बोला फिर प्राइवेट कंपनी में काम क्यों कर रहे हो? प्राइवेट कंपनी तो मंडेरे का दिया होता है, थोड़ी सी हवा आएगी, झोंका लगेगा, बुझ जाएगा। बोला खबरदार अगर आज के बाद अगर प्राइवेट कंपनी में काम किया तो। मैंने बोला कि मैडम आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, आज के बाद हम प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करेंगे। मैडम को लगा बहुत जल्दी मान गया, क्या चक्कर है? लेकिन उसको क्या पता फॉलोअप भी कोई चीज़ होती है, 8 स्टेप ट्रेनिंग भी कोई चीज़ होती है, यस और नो? फील फेल्ट फाउंड भी कोई चीज़ होती है, यस और नो? यस और नो? और वैसे भी घर पे कोई भी कितना बब्बर शेर हो, शेरा वाली माता के साथ पंगा लेना बनता नहीं है। बनता है क्या? है? लेना भी नहीं चाहिए। तो मैंने बोला आप बिल्कुल प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करेंगे, छोड़ो इसको, चैप्टर को क्लोज करो। तो मैडम ने बोली ठीक है। तो 3 दिन के लिए गया था, अगले दिन निकल गया। लास्ट वाले जिस दिन मैं आ रहा था, मैंने बोला मैडम एक बार वो जो फौज की तनख्वाह आती है वो कापी लेके आना। ले आई। मैंने बोला वो भी ले आ जिसमें सेफ शॉप की तनख्वाह आती है, वो भी ले आई। मैं बोला बताओ पिछले 3 महीने से सेफ शॉप फौज वाली तनख्वाह, फौज वाली कॉपी में कितने कितने पैसे आए? तो उन्होंने बोला मई में 6,000 आए जी, क्योंकि 8,000 तनख्वाह थी, सब कट के TDS फंड वंड कट के उतना मिलता था 6,000। जून में भी 6,000 आई, जुलाई में भी 6,000 आई। मैं बोला वेरी गुड थैंक यू। मैं बोला अभी बताओ सेफ शॉप वाली में कितनी आई? बोला सेफ शॉप वाली में तो हर हफ्ते आते हैं। मैं कोई बात नहीं जोड़ ले उसको महीने महीने में। तो महीने महीने में जोड़ा उसने। तो जोड़ने के बाद बोलती है मई में तो 14,000 हैं जी, और जून में 18 हैं, और जुलाई में 23.5। मैं बोला इस कॉपी को फाड़ के फेंक दे, आगे से इसमें अठन्नी भी नहीं आएगी। तो मैडम बोलती मेरे को क्यों नहीं आएगी? मैं कहा मैं इसमें काम ही नहीं करूंगा, साली में प्राइवेट कंपनी है। और तू बता जब काम नहीं करूंगा तो आने चाहिए क्या? बोला ना काम करो, काम नहीं करोगे तो कौन नहीं आवे। मैं कहा फिर काम ही नहीं करेंगे, फाड़ के फेंक इसको। तो मैडम पता नहीं क्या समझी, मेरे साइड में खड़ी थी, मेरे को ऐसे कोनी मारी। बोला लगता है आप मेरी बात को ना दिल से ले गए। मैं बोला व्हाट डू यू मीन बाय टू से, आप क्या कहना चाहती हैं देवी? बोला नहीं मैं ये थोड़ी कर रही थी, बिल्कुल ही बंद कर दो। मैं कहा और क्या कहना चाह रही थी? बोला नहीं थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। मैं बोला व्हाट ब्लडी थोड़ा थोड़ा कर लिया करो? कई काम ऐसे होते हैं या तो पूरे ही होते हैं या तो नहीं होते हैं, यस और नो? तो मैडम बोलती जाओ फिर पूरा कर लिया करो, कोई बात नहीं। तो
परमिशन मिल गई, ऐसा ना, परमिशन मिल गई मैडम की। फिर अपन पूरा करने लगे धूम धड़ाके से। जो भी ड्यूटी से उतरे, ड्रेस पहनी और लिए दीवानों की तरह साइकिल और चल पड़े आगरा की नगरी में प्लान दिखाने के लिए, प्लान फोल्डर और अपलाइन के चेक की फोटोकॉपी लेके, ऐसा ना। और जब भी जाते थे लोग साले इतने बदमाश मेरे को पूछते तू कैसे आया, मैं कहा हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ, बकवास कर। तूने देखी नहीं है पुरानी साइकिल खड़ी है, क्यों मजे ले रहा है? मैं बोला यार पुरानी साइकिल खड़ी दिख नहीं रही तेरे को, इसकी चैन ज्यादा नहीं उतरती है, 2-3 दिन में एक बार उतरती है। तो बोलते थे, बोला सर अगर आपके प्लान में इतनी दम है तो आपके पास मोटरसाइकिल क्यों नहीं है? मैं बोला हो जाएगी यार मोटरसाइकिल, तू शुरू तो कर, ज्वाइन तो कर। बोला अच्छा मेरे को ज्वाइन करके मोटरसाइकिल लेगा? माँ बेटा तू नहीं करेगा तो भी तेरा चाचा लेगा मोटरसाइकिल, तो ये सुनो लेगा कि नहीं लेगा? और हम करते रहे, आए तो बेस, सारे लोग ढंग से बोले आए तो बेस, आए तो बेस, ऐसे करता रहा। और कुछ लोग आते रहे और काम करते रहे। थोड़े दिन के बाद मैंने मोटरसाइकिल ले ली, 8-9 महीने के बाद। 8 महीने के बाद जब मोटरसाइकिल ली तो मेरे को बोला आप कैसे आए? मैं कति काची नई मोटरसाइकिल है एकदम कचाकच। बोला सर आप इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो, आप तो 40 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, ऐसी प्लान, सॉरी 40 लाख रुपए कमा सकते हैं साल में, ऐसी प्लान दिखा रहे हो, आपके पास तो कार होनी चाहिए। मैं बोला तू पागल है क्या, तेरे एक डीडी के लिए मैं कार लेके आऊँ अभी? हाँ मोटरसाइकिल कम है क्या, इसी में दे दे। लेकिन लोग तो लोग हैं, बड़े बदमाश नंबर 1। और लोग बोलने लगे बोला ये कार है, सही है, कार नहीं है आपके पास। तो मैं बोला कार भी आ जाएगी भाई तू अगर बोल रहा है तो। फिर भी हम करते रहे, आए तो बेस्ट नहीं तो, आए तो बेस्ट नहीं तो। और मैं फिर इस बिजनेस में आने के बाद मैंने कार भी ले ली। कार भी कौन सी ली? पहली फॉर्च्यूनर गाड़ी ली, एकदम सांड के माफिक चलती है, फॉर्च्यूनर ली, डायमंड भी बन गया मैं। और फॉर्च्यूनर लेके एक दिन में गया एक बंदे के पास फॉलोअप करने के लिए। तो बंदे ने देखा, बोला साहब आपकी प्लान बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, सिस्टम बढ़िया, कंपनी बढ़िया, सारी चीज़ें बढ़िया, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। माँ क्यों, क्या हो गया? बोला आपके पास तो इतनी बड़ी कार है, आपके साथ तो कोई भी कर लेगा, हमारे पास तो है ही नहीं, हम कैसे कर पाएंगे? मैं बोला बड़े आराम खो रहे हैं यार दुनिया वाले। यस सर नो, ये दुनिया वाले बहुत बदमाश हैं। अगर कोई रिश्तेदार आ गया, चाय में मक्खी गिर गई तो मक्खी को बोलते हैं मक्खी की इतनी हिम्मत, हमारी चाय को अपवित्र कर दिया है, खराब कर दिया है। और क्या करते हैं? चाय को फेंक देते हैं। और वही मक्खी अगर घी के पतीले में गिर जाए तो मक्खी की पवित्रता पर कोई शक नहीं होता। ऐसे लगता है ये मक्खी अभी हरिद्वार से डायरेक्टली नहा के आई है, पूरी तरह से शुद्ध है, पवित्र है और इसमें सर्व गुण है। और इसने अगर एक भी गुण इसमें घी में छोड़ा होगा तो गुण इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी घी की। और धीरे से उंगली डाली जाती है और ये बोला जाता है ऐसे करते कि नहीं करते? ये सुनो, फिर मैं प्लान दिखाने जाता था, मेरे को बोलते थे आपके चेक दिखा। मैं बोला चाचा अभी शुरू किया मैंने, चेक तो बाद में आएंगे, आप ज्वाइन करो फिर आएंगे। बोला अच्छा हमको ज्वाइन कराएगा तब चेक आएंगे। तो मेरे बाद में मैं करता रहा है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट थोड़े थोड़े चेक आने लगे। मेरे को बोला भाई तेरा कुछ आया? मैं बोला हाँ देख 500 का चेक आया, 1000 का चेक आया। बोला तेरे तो छोटे छोटे चेक है। मैं बोला बड़ा देखना क्या? बोला हाँ। मैंने अपलाइन का चेक निकाला, मैं ये देख अपलाइन का 25,000 रुपये का हफ्ते का चेक, ये देखो 65,000 रुपये हफ्ते का चेक। तो बोला ये तो सब नकली है। मैं बोला नहीं असली है। बोला नहीं नकली है। बोला नहीं। मैं बोला असली है। बोला नहीं नकली है। मैं बोला असली है भाई। तो बोला नहीं नकली है। मैंने बीच में रोक लिया। मैं बोला सुन भाई ऊपर देख, मेरी तरफ देख, आंखों में देख। मैं बोला मैं बोल रहा हूँ ये असली है और तू बोल रहा है नकली है। जब मेरे बोलने से असली नहीं हो रहा तो तू लाट साहब लगाएगा, तेरे बोलने से नकली हो जाएगा। है भाई, कॉन्फिडेंस भी तो कोई चीज होती है। यस और नो? बोला नहीं सब ऐसे ही बोलते हैं। मैं बोला बोलते नहीं है, तेरे को पता करना है असली नकली? बोला हाँ। मैं चल दिल्ली कंपनी में, या अपलाइन है मेरा जबलपुर, क्योंकि यहाँ मेरे को अकेले कोई छोड़ रखा है, यहाँ पे जो भी करना है मैं अकेला ही निपटना है। बोला चल जबलपुर चलना, वहाँ चल, दिल्ली चलना, दिल्ली चल। अगर ये नकली हुआ तो आने जाने का किराया भाड़ा मैं दूंगा, और अगर असली हुआ तो तू दे देना। बोला नहीं मैं क्यों चलूँ माँ? नहीं तो बोल असली है, बोल बोल असली। बस कॉन्फिडेंस भी तो कोई चीज़ होती है।
एक हमारा टाइगर था, उसके पास एक ही जोड़ी पैंट शर्ट, और प्लान में चला गया। प्लान में जाना था, संडे का दिन था, प्रेस कर रहा था। प्रेस करते करते जब वो प्रेस उसकी यहाँ पहुंची, उसी टाइम पे एक बंदे का फोन आ गया डाउनलाइन का। बोला सर एक गेस्ट ला रहा हूँ मैं 2। बोला अच्छा लेके आ जा, उसको जल्दी पकड़ के लाना। इतनी देर में प्रेस ने अपना काम कर दिया, थप्पा लगा दिया। पैंट यहाँ से जल गई, एक ही थी वही पहन के आ गया। तो प्लान में आकर खड़ा हो गया और टेस्टिमोनी देने लगा, पतला सा है ही, और बोलने लगा यार दोस्तों, इस बिजनेस में मेरी टीम हो चुकी है 250 की, और मैं यहाँ से कमा चुका हूँ 1.25 लाख रुपए। तो एक अधिकारी की वाइफ बैठी थी सामने, बोली बोला भैया कम से कम सट्टे मारते हो तो सोच समझ के मारो, तुम्हारी पैंट तो फटी पड़ी है। तो बंदे की बेइज्जती हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन कॉन्फिडेंस वाले को और बब्बर शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है वाह क्या बात है, मैडम ने फटी हुई पैंट भी नोटिस कर ली है। पहले तो बोला मैडम की तगड़ी ऑब्जर्वेशन के लिए और हमारी फटी हुई पैंट को देखने के लिए मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां हो जाए मैडम के लिए, जोरदार तालियां। बोला मैं वही तो बताने आया हूं स्टेज पे कि जब एक फटी पैंट वाला बंदा 250 की टीम बना सकता है, 1.25 लाख रुपए कमा सकता है, तो जिसकी पैंट नहीं फटी है वो कितना बड़ा काम कर सकता है यार। यस और नो? यस और नो? एक हमारा बंदा गया अंडर मैट्रिक प्लान दिखाने, और डबल जिसके पास डॉक्टर की डिग्री थी उसको प्लान दिखा रहा, और उसको बोलने लगा बोला सर हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड है। बोला ठीक है। बोला हमारी कंपनी को IDSA से IRDA से भी वो है एफिलिएटेड है। तो पूछने लगा वो IRDA क्या होता है? सही है, IRDA क्या होता है? तो बोलने लगा बोला हो साहब मैं तो अंडर मैट्रिक हूँ, अपनों ज्ञान तो ऐसा ही है, लेकिन एक बात तो आप तो डबल PhD है, आपको भी को नहीं पता। वो बोलता नहीं नहीं ये बता, आगे बता। बोला नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूं आपको भी नहीं पता होगा। वो बोलता है बोला भाई तू ये बता इसमें तेरा ये जो इंश्योरेंस था पहले, बोला इंश्योरेंस है कितने का, तू मेरे से चेक ले ले। बोला नहीं नहीं चेक तो मैं बाद में ले लूंगा, ये बता तुमको भी नहीं पता होगा। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सही है, जब सच्चाई बोल के दमदारी से काम करना चाहिए, और वो करेंगे तो आप बताओ चेक और बढ़ेंगे घटेंगे? तो फिर आगे कितने का आया चेक? 40,000 महीने में। कितना आगे कितना? सारे लोग जिनका मुंह ठीक है बोलेंगे कितना? फिर कितना? 60,000। फिर कितना? फिर कितना? 86,000। फिर कितना? 91,000। फिर कितना? 1 लाख। फिर कितना? 1,03,000। फिर कितना? 1,32,000। और जब 1.25 लाख के चेक आने लगे, तनख्वाह 8,000 रुपये मिलती थी मेरे को, और फिर कितना? 1,68,000। तो उस टाइम पे जितनी मेरी तनख्वाह थी उससे ज़्यादा TDS कटना शुरू हो गया। और उस टाइम पे मैं आप लोगों से एक सलाह ले रहा हूँ, उस टाइम पे 8,000 रुपये की तनख्वाह एक तरफ मिल रही है, और एक तरफ मेरे पास रूबी लेवल की करीब टीम है, और इनकम आ रही है 1.25 लाख रुपये महीना। तो आप बताओ टीम को साथ दिया जाए या नौकरी को साथ दिया जाए? तो मैंने भी सोचा टीम के साथ में काम किया जाए, लेकिन घर वालों को कौन समझाएगा? समझाना पड़ेगा कि नहीं समझाना पड़ेगा? तो मैं घर पे गया छुट्टी, और मैंने मैडम को चेक दिखाए। मैं बोला देख यार 1.25 लाख रुपए के चेक आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बोला बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे लगे रहो। बोला ऐसे ही लगे रहो। मैं बोला लगा तो रहूंगा, कैसे हैं चेक? बोला बहुत बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो मैंने बोला अभी और देख। बोला क्या और क्या दिखाओगे? मैं बोला अपलाइन के देख। तो मैंने अपलाइन के चेक दिखाए, 5 लाख के, 6 लाख के, 7 लाख के, 8 लाख के। तो मैडम बोलती इनके इतने बड़े चेक क्यों हैं? क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। दैट आई नो। सही है। तो मैं बोला इनके इसलिए बड़े हैं, फुल टाइम कर रहे हैं। तो मेरे को बोलती फिर तू फुल टाइम क्यों नहीं करता? मगर मैं सरकारी नौकरी में हूं। बोला फिर सरकारी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता? मगर छोड़ दूं? माँ कल का कुछ पंगा हो गया तो बोला हम जिम्मेदार हैं, छोड़ दे। तो मैडम ने बोल दिया छोड़ दे, छोड़ दिया हमने। सही है। और छोड़ के इसको फुल टाइम करने लगे। और दोस्तों इसमें जैसे ही काम करना शुरू किया तो यहाँ पे मैंने एक बात देखी कि हर सप्ताह प्लान में जाना, ट्रेनिंग में जाना, और लगातार पैनल पे, अभी पैनल चल रहा है, पैनल को अटेंड करना, ये 3 काम अगर कोई करता है तो उसकी जो टीम है, उसका जो डायमंड बनने का गेम है, वो 1 साल से 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा?
1 से 2 साल के अंदर अंदर ये गेम हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग और ये मॉर्निंग का पैनल, प्लान ट्रेनिंग और मॉर्निंग का पैनल, ये अटेंड करने से 1 साल का और 2 साल का गेम है। और इसमें गेम में करना क्या है, कुछ बड़ा काम नहीं है। आपने नए लोगों के पास में या तो उनके घर पे चाय पीनी है या उनको घर पे बुला के पिलानी है। केवल चाय पीने से और पिलाने से बिजनेस हो जाता है, बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। और चाय पीते समय और पिलाते समय 2 ही काम करने हैं, या तो प्लान दिखाना या फॉलोअप करना या FIM करना। यस और नो? राजनीति के बारे में चर्चा नहीं करना। अभी ये SSP साहब हैं जम्मू के, वो मेरे पास में वहाँ पे होटल में आए थे J&K में, और वहाँ पे उनको ये मैंने प्लान भी दिखाई थी। सही है, हम आज भी प्लान दिखाते रहते हैं, क्योंकि प्लान दिखाने से हमारी ज़िंदगी बदल रही है और बहुत सारे लोगों की भी ज़िंदगी बदल रही है।